मैं दहाने के करीब ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और टांगें आगे को फैला लीं। अंगोरी भी मेरे साथ ही दीवार से टेक लगाकर बैठ गई थी। वहां पर गहरी तारीकी थी और हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। अंधेरे की वजह से वहशत सी हो रही थी। गार के अंदर अगरचे तेज हवा से बच गए थे मगर सर्दी बहरहाल थी। अंगोरी मेरे साथ लगकर बैठी थी और फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया। अंगोरी से मेरी मुलाकात को कई रोज हो चुके थे और उस वक्त से हम साथ ही रहे थे। शुरू में तो हमारे दरमियान बातों में भी कुछ तकल्लुफ़ रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि हम गैर महसूस अंदाज में एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिस तरह हम दोनों ने एक ही खच्चर पर सफ़र किया था और जिस तरह अब वो मेरे कंधे से सर टिकाए बैठी थी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अंगोरी भी गैर महसूस अंदाज में मेरे और अपने बीच फासिला कम कर रही थी। सर्दी बढ़ गई थी, इसलिए हवा से बचने के लिए हम गार के आखिरी सिरे पर चले गए। अंगोरी मेरे साथ जुड़ी बैठी थी और बातें करते करते वो सो गई। उसका सर बार बार मेरे कंधे से टकरा रहा था और फिर मैंने सहारा देकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। दिन भर खच्चर की सवारी और पैदल चलने से मैं भी बुरी तरह थक गया था और मेरी आंखें बंद हो रही थीं और मेरा सर भी बार बार सीने पर झुक रहा था। मैं जागते रहने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब ना हो सका और बिलाखिर मैं भी नींद की वादी में उतर गया। मेरी आंख खुली तो मैं गड़बड़ा सा गया। बाहर धूप फैली हुई थी और अंदर भी रोशनी हो रही थी। अंगोरी अब भी मेरी गोद में सर रखे सो रही थी और उसने टांगें इस तरह समेट रखी थीं कि घुटने पेट से लगे हुए थे। मेरा एक हाथ उसके सीने पर था और अंगोरी का हाथ मेरे सर पर। मैं इस सूरत-ए-हाल पर गड़बड़ा सा गया। मैंने आहिस्तगी से अपना हाथ हटाना चाहा तो अंगोरी ने अपने हाथ से मेरा हाथ दबा लिया। मैंने होले से उसे पुकारा, अंगोरी, दिन चढ़ आया है, अब उठ जाओ। वो नींद ही में बड़बड़ाई, सोने दो ना, नींद आ रही है। मैंने फिर से उसे पुकारा, दिन चढ़ आया है, अब उठ जाओ। हम सारा दिन इस वीराने में नहीं बैठ सकते। फिर अंगोरी ने आंखें खोल दी। उसने मेरा हाथ अब भी अपने सीने पर दबा रखा था। आंखें खोलने के बाद भी देर तक उसके दिमाग पर नींद का खुमार तारी रहा। वो खुमार आलूद नज़रों से मेरी तरफ देखती रही, लेकिन फिर हकीकत का इदराक होते ही उसने मेरा हाथ हटाया और एक झटके से उठकर बैठ गई। ओह, मैं शायद गहरी नींद सो गई थी। वो नज़रें झुकाए हुए बोली। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर गार से बाहर आ गया। धूप खासी तेज थी और फिर 1 मिनट बाद अंगोरी भी बाहर आ गई। वो इधर उधर देखते हुए बोली, अरे, खच्चर कहाँ गया? मैंने खच्चर की अदम मौजूदगी का ख्याल ही नहीं किया था। मैं दरख्त की उस शाख की तरफ देखने लगा जिससे खच्चर की लगाम बांधी थी। वहाँ से कुछ पत्ते टूटे हुए थे जिससे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि रात को या सुबह किसी वक्त खच्चर ने वहाँ से दूर हटने की कोशिश की होगी, जिससे लगाम इस शाख से निकल गई होगी। मैं खच्चर को इधर उधर तलाश करता रहा मगर उसका कहीं नाम और निशान नज़र नहीं आया। मेरा ख्याल था खच्चर चट्टानों में कहीं दूर निकल गया था और अब उसे तलाश करना बेकार था। मैं झरने के करीब वापस गया। अंगोरी उस वक्त कुछ कदे आदम झाड़ियों से बाहर आ रही थी। हमने झरने के करीब बैठकर बची हुई रोटी खाई, जी भर के पानी पिया और अपनी राइफलें संभाल कर वहाँ से रवाना हो गए। यूं 2 घंटे गुजर गए। चट्टानों पर उतरने चढ़ने से अंगोरी बुरी तरह हाँफ गई थी और उसकी वजह से बार बार रुकना पड़ रहा था। एक मौके पर मैंने अंगोरी का हाथ पकड़ा तो चौंक गया। उसका हाथ गर्म हो रहा था और फिर मैंने उसकी पेशानी को छू कर देखा। अंगोरी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, वो तुम्हें गर्मी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी ये हरारत मौसम की गर्मी की वजह से नहीं थी। रात की सर्दी, उसके सीने के जख्म और थकन की वजह से उसे हरारत हो गई थी। हमें यूं चलते चलते 1.5 घंटा और गुजर गया और सूरज सर पर चमक रहा था। अंगोरी निढाल हो रही थी और अब उसके लिए चलना भी दोभर हो रहा था। फिर एक छोटी सी नदी के करीब हम रुक गए। अंगोरी पानी के चंद घूंट पीकर नदी के किनारे ही घास पर लेट गई और मैं इधर उधर फिरकर कोई रास्ता तलाश करने लगा मगर कोई रास्ता नहीं मिला। मैं वापस आकर अंगोरी के पास आकर बैठ गया। उसे बुखार तेज हो गया था। उसके साथ ही मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। अंगोरी एक हाथ से बार बार सीना सहला रही थी। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि उसे बुखार भी सीने के इस जख्म की वजह से चढ़ा था।
میں نے مدھم لہجے میں کہا، ایک بات کہوں انگوری، برا تو نہیں مانوگی؟ کہو۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں بخار سینے کے زخم کی وجہ سے چڑھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ انفیکشن نہ ہو گیا ہو، اگر تم اجازت دو تو۔ میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی، چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی، پھر آنکھیں بند کر لیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر سینے پر رکھ لیا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی، دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی اور میں نے بڑی آہستگی سے انگوری کی قمیض اوپر اٹھا دی۔ مجھ پر اس وقت عجیب سی کیفیت طاری تھی اور رگوں میں خون کی گردش تیز ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ انگوری کے سینے پر دائیں طرف زخم تھا، زخم زیادہ بڑا نہیں تھا، مگر اس کے آس پاس کی جلد سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے انگوری کی جیب سے مرہم کی ڈبی نکالی اور انگلی پر مرہم نکال کر اس کے زخم پر لگانے لگا۔ میرا ہاتھ واضح طور پر کانپ رہا تھا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ انگوری نے میرا ہاتھ پکڑ کر ہٹا دیا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے فوراً ہی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اس کی قمیض نیچے کر دی اور اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ میں نے کہا، تمہیں مناسب آرام اور علاج کی ضرورت ہے، دعا کرو ہمیں ان پہاڑوں سے نکلنے کا راستہ مل جائے، کسی بستی میں پہنچ جائیں تو سب سے پہلے میرا علاج کراؤ گے؟ انگوری نے میری بات مکمل کر دی۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں رکے اور ایک بار پھر آگے چلنے لگے۔ یوں 1 گھنٹہ اور گزر گیا، مگر انگوری سے اب بالکل نہیں چلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی، اب اسے آگے لے جانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا۔ میں نے دونوں رائفلیں اپنے ایک کندھے پر لٹکا لیں اور انگوری کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ میری پشت پر بیٹھ جاؤ، اب تم سے چلا نہیں جا رہا۔ یہ سن کر انگوری کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ انکار کرتی رہی مگر میں نے اسے زبردستی اپنی پشت پر لاد لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے سینے پر لپیٹ لیے اور میں نے دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر اسے سہارا دیے رکھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ان چٹانوں سے نکل آئے۔ نیچے نشیب میں پھیلی ہوئی وادی میں ایک جگہ سے دھوئیں کی لکیر اٹھتی دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی، اور پھر میں نے انگوری کو آہستگی سے نیچے اتار دیا۔ میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھو انگوری، وہاں کوئی مکان ہے، ہمیں وہاں پہنچنے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس چند منٹ رک جاؤ پھر چلتے ہیں۔ انگوری کے چہرے پر بھی رونق سی آ گئی تھی، وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اور میں بھی اس کے قریب بیٹھ کر اپنے بے ضبط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ 15 منٹ گزر گئے اور پھر اپنے عقب میں ایک آواز سن کر ہم دونوں اچھل پڑے۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کن اکھیوں سے انگوری کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہا تھا، اور پھر رائفل کی نال میری پشت کو چھونے لگی۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور آنے والے لمحات کا انتظار کرنے لگا۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس غورائی ہوئی آواز نے جس طرح مجھے ہینڈز اپ کروایا تھا، اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ بھارتی فوجی تھے، جس کا مطلب تھا کہ ہم کسی بستی کے قرب و جوار میں تھے اور وہاں کوئی فوجی چوکی یا کیمپ بھی تھا، اور یہ فوجی گشت کرتے ہوئے اس طرف آ گئے تھے۔ چند منٹ پہلے انگوری کو بٹھانے کے بعد میں نے اپنے کندھے پر لٹکی ہوئی دونوں رائفلیں بھی زمین پر رکھ دی تھیں اور رائفل تک ہاتھ بڑھانے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ میرے لیے تو کوئی معمولی سی حرکت کرنا بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ رائفل کی نال گردن سے ہٹ کر اب میری پشت پر ٹک گئی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں اب بھی موت کے بھیانک جبڑوں میں تھا۔ دفتن وہ ویرانہ فائر کی آواز سے گونج اٹھا اور رائفل کی یہ گولی ہمارے پیچھے کئی گز کے فاصلے پر چلائی گئی تھی۔ پہاڑیوں میں دیر تک فائر کی باز گشت سنائی دیتی رہی اور اس کے فوراً ہی بعد ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے فائر کرنے کو منع کیا تھا، یہ گولی کس نے چلائی ہے؟ لہجہ اور الفاظ 100% کشمیری تھے، کوئی بھارتی فوجی اس طرح خالص کشمیری لہجے میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ جواب میں ایک اور آواز سنائی دی، غلطی سے ٹرگر دب گیا تھا۔ یہ لہجہ بھی خالص کشمیری تھا۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ بھارتی فوجی نہیں تھے جس نے فائر ہونے پر جواب طلبی کی تھی، اس شخص نے رائفل میری پشت سے لگا رکھی تھی۔ ایک لمحے کے لیے رائفل میری پشت سے ہٹ گئی تھی اور اس طرح مجھے گردن گھما کر پیچھے دیکھنے کا موقع مل گیا۔
वो दरमियाने कद का दुबला पतला सा आदमी था, सर के बाल बढ़े हुए और शेव भी बढ़ा हुआ था। आंखों में सुर्खी थी, उसने पुरानी सी जीन्स और मैली सी शर्ट पहन रखी थी। कमर पर राइफल की गोलियों से भरा हुआ बेल्ट था, जिसमें 2 मैगजीन भी अटके हुए थे, और उसके हाथ में मशीन गन थी जिसका रुख मेरी तरफ था। जिस शख्स ने अनगोरी को राइफल की जद पर ले रखा था, वो कदरे दराज कामत और भारी भरकम आदमी था, और उसकी उम्र भी 30 से ज्यादा नहीं थी। तुम लोग कौन हो और इन पहाड़ों में किस तरह पहुंचे? उसने मेरी तरफ देखा और फिर अनगोरी की तरफ देखने लगा। अनगोरी को मैंने फिर से टेक लगाकर बिठाया था, और वो फिसलती हुई जरा नीचे हो गई थी। उसने मर्दाना कपड़े पहन रखे थे, उसका चेहरा भी दूसरी तरफ था, इसलिए वो लोग अभी तक उसका चेहरा नहीं देख सके थे। मैंने जवाब दिया, मेरा नाम शमरूज है और ये मेरी साथी अनगोरी है। हम करोड़ से संग्राम की तरफ जा रहे थे, वहाँ से सूपुर से होते हुए हिंदुआड़ा की तरफ जाने का इरादा था, लेकिन पहाड़ों में रास्ता भटक गए। वो गहरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था और पूछा, तुम लोग करोड़ में वली मोहम्मद के पास तो नहीं ठहरे हुए थे? हाँ, मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। मैंने जवाब दिया, हम वली मोहम्मद के पास ही थे और वहाँ हमने एक भारतीय एजेंट को भी ठिकाने लगाया था, जो बाबा अब्दुल फतह की शहादत का जिम्मेदार था। वो मुसलमान के भेस में कई महीनों से उस गांव में रहकर मुजाहिदीन के खिलाफ जासूसी कर रहा था, और बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने अपनी राइफल एक पत्थर के सहारे खड़ी कर दी और दोनों बाजू फैला दिए। मुआफ करना दोस्त, वो आगे बढ़कर मुझसे लिपट गया। तुम्हारा नाम तो पूरी वादी में गूंज रहा है, तुम्हें अगरचे बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन सबने तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। चंद रोज पहले कमांडर मुहिब अल्लाह से तुम्हारे बारे में सुना था। हमारी खुशकिस्मती है कि आज तुमसे मुलाकात हो गई। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर अपने इस रवैये पर माजरत करते हुए बोला, भारतीय फौजी और उनके एजेंट कश्मीरी मुजाहिदीन का भेस बदलकर मुजाहिदीन के ठिकानों का सुराग लगाने के लिए पहाड़ों में घूमते रहते हैं। हम उन लोगों से कुछ नुकसान भी उठा चुके हैं, इसलिए हमें मुहतात रहना पड़ता है। उसका नाम गुलफराज था, और वो लोग कल शाम ही को करोड़ नामी उस बस्ती से होकर आए थे, जहां हमने रुस्तम नामी मुसलमान के भेस में हिंदू एजेंट को ठिकाने लगाया था। करोड़ में अभी तक सुकून था। भारतीय फौजियों को अभी तक अपने एजेंट के मारे जाने की खबर नहीं पहुंची थी। मैंने गुलफराज को बताया, मेरी साथी अनगोरी को बहुत तेज बुखार है। उसके सीने पर मामूली सा जख्म है जिसकी वजह से बुखार हो गया है, और इसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब इत्तेफाक से तुम लोगों से मुलाकात हो गई है, शायद तुम लोग हमारी कुछ मदद कर सकोगे। क्यों नहीं, गुलफराज ने जवाब दिया और आगे बढ़कर अनगोरी की पेशानी छूकर देखने लगा, और दूसरे ही लम्हे एक झटके से पीछे हट गया। बुखार तो बहुत तेज है, इस वक्त मेरे पास कुछ गोलियां हैं, फौरी तौर पर तो यही दी जा सकती है, और इसे फौरी तौर पर बस्ती में पहुंचाना होगा। मैंने कहा, हमने कल शाम से कुछ नहीं खाया, खाली पेट कोई भी दवा अनगोरी के लिए नुकसानदह हो सकती है। गुलफराज ने एक पोटली खोलकर हमारे सामने रख दी। उसमें 3-4 मोटी मोटी रोटियां थीं। अनगोरी बहन, थोड़ी सी रोटी खा लो, फिर ये गोली खा लेना। उसने कहते हुए कमीज की जेब से पैरासीटामोल की गोलियों का पता निकालकर उसमें से एक गोली मेरे हाथ पर रख दी। गुलफराज के साथी भी वहां जमा हो गए थे। वो तादाद में 4 थे और हमारी तरह इन पहाड़ों में सफ़र करते हुए हंदुआड़ा की तरफ ही जा रहे थे। एक आदमी ने पानी की छागल भी कंधे से उतारकर हमारे करीब रख दी। अनगोरी 2-3 निवालों से ज्यादा नहीं खा सकी थी, और फिर मैंने उसे गोली भी खिला दी और रोटी के 2-4 निवाले खुद भी खाए। गुलफराज बता रहा था कि हम संग्राम से बहुत दूर निकल चुके हैं, उस तरफ जाना अब बेकार है। बस्ता पाजल वहां से चंद मील के फासले पर है, वहां अनगोरी को तिब्बी इमदाद भी मिल जाएगी और हम 2-4 रोज वहां आराम भी कर सकेंगे। अनगोरी से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने उसे फिर पुश्त पर लाद लिया और इस तरह हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो गया। गुलफराज और उसका एक साथी आगे था, उनके पीछे में और 2 आदमी हमारे पीछे थे। हमारी राइफलें भी गुलफराज ही के एक आदमी ने उठा रखी थीं। रास्ता खासा खतरनाक और आढ़ा तिरछा था, और हम मुसलसल नशेब की तरफ जा रहे थे।
कोई मामूली सी गलती हमें किसी हादसे से दो चार कर सकती थी। एक जगह मैंने अंगोरी को एक पत्थर पर बिठा दिया और गहरे गहरे सांस लेने लगा। गुलफराज ने ये कहा कि कुछ दूर तक वो अंगोरी को अपने कंधे पर उठा लेगा, लेकिन अंगोरी ने नफ़ी में सर हिला दिया। 15 मिनट बाद हम एक बार फिर चल पड़े। इस मर्तबा कुछ ज़्यादा फासिला तय कर लिया, लेकिन बिलाखिर दरख्तों के एक झुंड में रुक गए। चंद मिनट आराम करने के बाद गुलफराज और उसके साथी दरख्तों से मोटी और बारीक शाखें तोड़ने लगे। इन दरख्तों की पतली शाखें बहुत लचकदार और घने पत्तों वाली थीं। गुलफराज ने दो मोटी शाखें तकरीबन 2 फीट के फासले पर एक दूसरे के मुतवाज़ी ज़मीन पर रख दीं और पतली और लचकदार शाखों से बांधने लगे। मैं तवज्जो से उनकी तरफ देख रहा था और फिर आधे घंटे बाद आरामदह स्ट्रेचर तैयार हो चुका था। अंगोरी को उस स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। गुलफराज के दो साथियों ने स्ट्रेचर को आगे पीछे से उठाया और हमारा सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। हम मुसलसल नशेब में उतरते हुए बिलाखिर एक वादी में पहुंच गए, जहां बहुत दूर एक बस्ती दिखाई दे रही थी। बाज़ घरों की चुमनियों से धुआं भी उठता हुआ नजर आ रहा था। गुलफराज रुक गया, स्ट्रेचर भी आहिस्तगी से नीचे रख दिया गया। मैं स्ट्रेचर के करीब बैठ गया और अंगोरी की पेशानी को छूकर देखा, मगर मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। पेशानी बदस्तूर तप रही थी, उसकी आंखें भी बुखार की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं और चेहरे पर मुर्दनी सी छाई हुई थी। मैं अंगोरी से बातें करते हुए उसे तसल्लियां देता रहा और अंगोरी के होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसके लरजते हुए होंठों से मध्यम सी आवाज़ निकली, तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो। मैंने जवाब दिया, फितरी बात है, मुझे तुम्हारे लिए परेशान होना ही चाहिए। उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। वो क्यों? मैंने जवाब दिया, इसलिए कि तुम कश्मीर की बेटी हो और तुमने इस धरती की आन के लिए अपनी जान व आबरू दांव पर लगा रखी है। ओह, उसके मुंह से बेइख्तियार निकला, सिर्फ इसलिए? तुम्हारे लिए परेशान होने की और भी बहुत सी वजूहात हैं, मैंने कहते हुए उसका दूसरा हाथ पकड़कर होले से दबाया। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मेरे सीने में पहली मर्तबा एक अजीब सा एहसास जाग उठा था, और जब मैं तुम्हारी बस्ती से रुखसत हुआ था तो कुछ अजीब सी कैफियत तारी थी मुझ पर, और इसके बाद हमारी मुलाकात अजीब हालात में हुई थी। तुम्हारे हाथ में बंदूक देखकर मुझे बेहद खुशी हुई थी कि अब कोई गासिब कश्मीर की किसी बेटी की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए बात जारी रखी। जब मैं तुम्हारी बस्ती से रुखसत हुआ तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात थी कि शायद दोबारा तुम्हें ना देख सकूं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हम दोबारा इस तरह मिलेंगे कि हमें मौत ही एक दूसरे से जुदा कर सकेगी। अब तुम समझ गई हो कि मैं तुम्हारे लिए परेशान क्यों हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।